अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन मींस के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 चैप्टर की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन। सो हम आज देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स: एडिशनल या एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। स्टूडेंट्स, अब ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये आपके लिए नई टर्म्स नहीं हैं। ये ऑलरेडी जब हम रेगुलर कंटेंट पढ़ रहे थे एक्सरसाइज के चैप्टर के अंदर से, सो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने साथ ही डिटेल से पढ़ रखा है। सो यहाँ पे इनकी डिटेल बताने से बेटर ये है कि आप रेगुलर लेक्चर में जाके इनको आप देख सकते हैं दोबारा से। सो जिस क्वेश्चन की ज़रूरत होती है मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन पॉलीएस्टर रेजन्स, पॉलीएमाइड रेजन्स या इपॉक्सी रेजन्स। स्टूडेंट्स, इनके ऊपर नोट इस तरह से मेंशन करेंगे, हम इनके रिएक्शंस आपको दिखाते हैं, वही इनके नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं, साथ में इनकी एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे। सो नोट्स में हम इनके आंसर देखते हैं जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, पॉलीएस्टर रेजन। अब इसके पहले ना सबसे पहले आपने जब इसका नोट आए तो आपने इसके सिंथेसिस लिखनी है। पॉलीएस्टर रेजन आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल। अच्छा, अब ये अल्कोहल जो है इथेन 1,2 डायोल है, इथेन 1,2 डायोल। अच्छा, आपके सामने है इथेन और 2 OH, इथेन 1,2 डायोल। एन एरोमेटिक बाईफंक्शनल एसिड यानी कि टरफेटालिक एसिड, जिसको हम बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, होगा क्या, ये अल्कोहल एंड टरफेटालिक एसिड जो है ये आपस में कंडेंसेशन करेंगे, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ से वाटर रिलीज होगा। स्टूडेंट, अब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में एक लिंक क्रिएट होने वाला है जो कि आप आगे देख सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो सिमिलरली यहाँ से भी स्टूडेंट्स रिएक्शन के दौरान H निकलेगा और सामने इसी तरह का जो ग्रुप होगा वहाँ से क्या निकलेगा, OH, और अगेन इनका भी कार्बन ऑक्सीजन का लिंक क्रिएट होगा। यानी कहने का मतलब जिस तरह ये दो यूनिट आपस में अटैच हुए हैं तो कंटिन्यूटी यहाँ से भी रहेगी और कंटिन्यूटी यहाँ से भी रहेगी और एक ये लॉन्ग चेन बनेगी। अब ये जो लॉन्ग चेन है, इसी लॉन्ग चेन को हम टर्लीन कहेंगे, टर्लीन। अच्छा, अब इसकी यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लोथिंग, पॉलीएस्टर इज ऑफन ब्लेंडेड विद कॉटन और वूल फॉर समर एंड विंटर क्लोथिंग। पॉलीएस्टर रेजन्स जी आर यूज फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये टर्लीन जो है ना ये एक पॉलीएस्टर। अच्छा, अब ये पॉलीएस्टर को समझ लेना। अच्छा, रेजन बोलते हैं चिपकने वाली ग्लू टाइप चीज़ को। सो रेजन का मतलब तो आप जानते हैं। सो पॉलीएस्टर स्टूडेंट्स, एस्टर अगर आप नोटिस करो ना तो ये आप देखो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR और पीछे भी R है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो ये ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आगे भी कंटिन्यूटी इसी की, यही चीज़ आगे कंटिन्यू रह रही है ना, यानी पॉलीमर के अंदर यही चीज़ यूनिट्स आपस में कंटिन्यू रहेंगे। सो ये जो कंटिन्यू चेन है जिसको हम टर्लीन का नाम दे चुके हैं, ये एक्चुअली किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, पॉलीएस्टर, यानी एस्टर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर। सो इसी की आगे कंटिन्यूटी है तो पॉलीएस्टर। आई होप कि आपको टर्लीन क्या है और टर्लीन पॉलीएस्टर में किस तरह लाई करता है वो आपको लॉजिक समझ आ गई। अब हम चलते हैं पॉलीएमाइड रेजन। दे आर कॉमनली नोन एज नाइलॉन। द वर्ड नाइलॉन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज एन जेनेरिक नेम ऑफ सिंथेटिक पॉलीएमाइड। अब ये पॉलीएमाइड, अब जो नाइलॉन है वो इस पॉलीमर का नाम है, बट ये कैटेगरी कौन सी है, पॉलीएमाइड। अच्छा, अब इन्हें एमाइड क्यों बोलते हैं भी आपको समझ आएगा। स्टूडेंट, इसके लिए आपने क्या करना है, the resins are formed by the condensation of polymerization with aliphatic dicarboxylic acid। अच्छा, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडिबिक एसिड, आप देख सकते हैं ये एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके दरमियान में ये 4 मिथाइलीन के जो ग्रुप्स हैं वो लगे हुए हैं। CH2 को मिथाइलीन ग्रुप भी बोलते हैं, मिथाइलीन। जी स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, एडिबिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइइमाइन, हेक्सामिथाइल डाइइमाइन। जी, हेक्सामिथाइल क्यों बोला है स्टूडेंट्स, या हेक्सामिथाइलिन क्यों बोला है, मिथाइलिन अगेन मैंने बोला CH2 को बोलते हैं, ये 6 है। सो हेक्सामिथाइल डाइइमाइन, यानी दोनों तरफ इमाइन लगा हुआ है। अब होगा क्या,
स्टूडेंट यहाँ से निकलेगा OH और अगेन यहाँ से निकलेगा H और क्या रिलीज होगा स्टूडेंट्स? वाटर। जब ये वाटर रिलीज होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में लिंक क्रिएट होगा। आप आगे ये कार्बन और नाइट्रोजन का लिंक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कार्बोनाइल के साथ अगर नाइट्रोजन का लिंक हो, इसी को तो हम इमाइड बोलते हैं, इमाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन लिंक है वो आप देख सकते हैं, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन जो एस्टर, अच्छा इधर भी आर था इधर भी आर था, एस्टर। अब यहाँ के कार्बोनाइल के साथ NH ग्रुप है, यानी कि ये इमाइड है, इमाइड। सो स्टूडेंट्स ये इमाइड कंटिन्यू रहेगा आगे पूरी चेन के अंदर, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीएमाइड रेजन्स नेम्ड एज नाइलॉन। ये मैंने आपको वैसे रेगुलर लेक्चर में भी इसकी डिटेल बता रखी है। बिकॉज नाइलॉन 6,6 ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटेरियल एडिबिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन बोथ हैव 6 कार्बन एटम, दोनों में ना 6 कार्बन है। सो इसलिए हमने इसको नाम क्या रखा? 6,6 नाइलॉन। इसमें भी 6 कार्बन है, आप काउंट कर सकते हैं, इसमें भी 6 कार्बन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो पॉलीएमाइड रेजन है वो समझ आ गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं इपॉक्सी रेजन्स की तरफ। स्टूडेंट द इपॉक्सी रेजन इज मेड बाय द कंडेंसिंग एपीक्लोरोहाइड्रीन विद डाईफिनाइलोल ओल, अच्छा ओल अल्कोहल के लिए प्रोपेन, आप देख सकते हैं प्रोपेन है ना, और डाईफिनाइल और आगे ओल, OH भी है ओल, सो डाईफिनाइल ओल प्रोपेन। अच्छा ये आपके पास है स्टूडेंट्स एपीक्लोरोहाइड्रीन, दिस इज एपीक्लोरोहाइड्रीन। एपीक्लोरोहाइड्रीन का फिनाइलोल ओल मैंने बोला कि क्यों बोला गया है, और प्रोपेन क्यों बोला गया है, 3 कार्बन। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनकी कंडेंसेशन होगी। अब किस तरह से कंडेंसेशन होगी, अब आप जरा नोटिस करें ना कंडेंसेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे है H, जी मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, ये H+ और ये है Cl। सो H और Cl मिलेंगे। अच्छा इसके बाद क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो CH2 ग्रुप है डेफिनेटली ये ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा। सो ये CH2 ऑक्सीजन के साथ लिंक हो गया। अच्छा अब ये इनके दरमियान में यूनिट्स की लिंकेज क्रिएट हो गई है। इन द मीन वाइल अगर आप देखें तो ये H और Cl रिलीज़ हुआ, और HCl जो रिलीज़ हुआ है आपने सिस्टम के अंदर NaOH को यूज़ करना है, जो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट प्लस वाटर के अंदर, जो कि प्रोसेस में हम हीट देते हैं जो वाटर को इवेपोरेट कर देती है, यानी कि आपने जो प्रोड्यूस होने वाला एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। सो निकलने वाला H और Cl तो निकल गया, आगे न्यूट्रलाइज भी हो गया, सो इनकी आपस में कंडेंसेशन हो गई। सो अब ये प्रोसेस इस तरफ से भी कंटिन्यू रहेगा और इस तरफ से भी कंटिन्यू रहेगा। सो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, यानी सेम इसी तरह से होगा, यहाँ से H निकलेगा और सामने वाले से Cl निकलेगा, जिस तरह यहाँ से Cl निकला है। तो यानी ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस आगे इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके बाद जो हमारे पास पॉलीमर बनेगा इसको एपॉक्सी रेजन कहते हैं। एपॉक्सी रेजन आर फंडामेंटली पॉलीईथर्स। पॉलीईथर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन है, लेकिन हम ईथर को यही बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन सेंटर में है और इस तरफ ग्रुप्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज़ हैं। सो ईथर लिंकेज यही होती है, ऑक्सीजन सेंटर में हो और उसके इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हो, ईथर लिंकेज। सो पॉलीईथर्स बोलेंगे क्योंकि ये आगे फिर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे इस तरफ भी डेंसिटी है और इस तरफ भी डेंसिटी, अच्छा फिर आगे रिपीटेशन ये आती रहेगी। सो बट रिटेन देयर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग मटीरियल एंड द प्रेजेंस ऑफ एपॉक्साइड ग्रुप, ये एपॉक्साइड ग्रुप है इन द पॉलीमर। So that's why this is called epoxy resin, epoxy resin। और epoxy resin किस क्लास से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? ईथर्स से। अब इनके यूजेस की तरफ आते हैं। द मेजर यूज ऑफ epoxy resins इज इन क्लोथिंग मटीरियल विद गिव टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि चिपक, केमिकल रेजिस्टेंस, जी इंडस्ट्रियल मटीरियल, थर्मल पावर स्टेशन में, पैकिंग मटीरियल में आर coated with epoxy paints, dam, bridge, floor are painted with epoxy resins। Student, what are the repeating units in each of the following polymer? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन पॉलीमर्स में रिपीटिंग यूनिट कौन से होंगे? पॉलीस्टाइरीन में, नाइलॉन 6,6 में, टेफ्लॉन में और ऑरलॉन में। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको MCQ के तौर पे भी आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स पॉलीस्टाइरीन, जी ये आपके पास स्टाइरीन है, यही रिपीटेड यूनिट होगा पॉलीस्टाइरीन में। नाइलॉन 6,6 में अभी आपको पढ़ाया 2 एडिबिक एसिड, और दूसरा जिसको हम एडिबिक एसिड को हेक्सेन डायोइक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। जी टेफ्लॉन
ये स्टूडेंट्स जो टेफ्लॉन है ना, ये आपने चैप्टर 5 में पढ़ रखा है, चैप्टर 5 में जी। ये रिपीटेड यूनिट होगा टेफ्लॉन में। ओरलॉन जी, इक्रालोनाइट्राइल जी, ओरलॉन ये उसका रिपीटेड यूनिट होगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ आर देयर क्लासिफाइड। इन कार्बोहाइड्रेट के और कैसे क्लासिफाई किया जाता है जी। द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स जी। स्टूडेंट्स, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स इज अप्लाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली हेट्रोजेनस कंपाउंड। हेट्रोजेनस है ना, डिफरेंट आइटम्स पे मुश्तमिल है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ, यानी सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं कार्बोहाइड्रेट बाकी बायोमोलिक्यूल्स के मुकाबले में। अच्छा, अब नेम का जो इसका रीजनिंग है, द नेम कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट है ना कार्बन, यानी कार्बन के साथ वाटर है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये मोनोसेक्राइड्स हैं, फिर आपको पता है ओलिगोसेक्राइड्स हैं, फिर पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये बातें आपको, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। मोनोसेक्राइड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने है, जहाँ n मिनिमम 3 होगा और उसके बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 सम लार्ज नंबर। अच्छा, दे आर 20 मोनोसेक्राइड विच अकर इन नेचर, दे आर आइदर एल्डोज, अल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकते हैं। अच्छा, पेंटोज शुगर होती है, हेक्सोज शुगर होती है। ये आपको बताया हुआ है कि हेक्सोज जो है वो मोर स्टेबल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर देन आर ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये बातें सारी हम लोग रेगुलर लेक्चर में करके आए हैं। मैंने इसलिए बाकी ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसी पैटर्न पे आप उनको भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट आउट वन डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जी, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। हमने डिफरेंस पॉइंट आउट करना है। ग्लूकोज जो है वो एल्डो हेक्सोज कंटेनिंग अल्डिहाइडेड ग्रुप है डेफिनेटली, और जो फ्रुक्टोज है ना वो कीटो हेक्सोज यानी कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप है जी। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन जी। साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन हेक्सागोनल रिंग हैव 6 कॉर्नर जी। ये आपके सामने, आप ये रिंग देख भी सकते हैं, ये अपने बनाई भी थी। और जबकि कीटोन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कंटेन पेंटागोनल रिंग हैविंग 5 कॉर्नर। ये बातें आपको मैंने अच्छे से बता दी हुई हैं जी। सुक्रोज एंड माल्टोज की बात करते हैं स्टूडेंट। सुक्रोज एंड माल्टोज में क्या है, सुक्रोज इज द डाइसेक्राइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता है। एंड फ्रुक्टोज, ये याद रखिए, ये फ्रुक्टोज है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है जी। स्टूडेंट, माल्टोज, अब माल्टोज आप जानते हैं कि माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड और उसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज हैं। अच्छा, ये फ्रुक्टोज नहीं है इनमें, ये आप काट दें, ये मिसप्रिंटेड हैं, गलती से लिखे गए हैं, क्योंकि माल्टोज जो है वो जो डाइसेक्राइड है उसमें दोनों ग्लूकोज हैं, और जबकि सुक्रोज में एक ग्लूकोज है और दूसरा स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलोज एंड स्टार्च। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बट नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइट जी। स्टार्च इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड आर यूज्ड इन ह्यूमन डाइट। स्टार्च हम डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज नहीं कर सकते, डिफरेंस आ गया। अच्छा, आपको पता है कि जो सेलुलोज है वो पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, और जबकि ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है, और जबकि स्टार्च जो है ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। ये आपको रेगुलर लेक्चर में इनके स्ट्रक्चर्स डिटेल से बताए थे जी। स्टूडेंट, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। स्टूडेंट, द लिंकेज formed between 2 monomers of carbohydrate are called glycosidic linkage। आपको पता है कि ये जो लिंकेज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में आपको पता है द लिंकेज फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये 2 अमीनो एसिड्स हैं आपके सामने। अब आपने ये बात चैप्टर 13 में बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है कि ये पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH और इमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के निकलने से वाटर और रिलीज होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड भी कहते हैं। ये आप जानते हैं, चैप्टर 13 में आपको बता के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं एंड इन व्हाट वे फैट एंड ऑयल आर डिफरेंट। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से आपको बता चुके हैं लिपिड्स क्या हैं।
स्टूडेंट्स लिपिड्स जो हैं वो आप जानते हैं कि वो एक ट्राइएस्टर का नाम है। जैसे हमने ट्राइग्लिसराइड पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला भी यहाँ मेंशन करते हैं, CH2CH एंड CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, ये ट्राइएस्टर था। आप देख सकते हैं ये एस्टर है, ये 3 एस्टर्स हैं, 1 2 3। स्टूडेंट्स अगर तो सिंगल बॉन्ड हैं तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फैट, और डबल बॉन्ड है तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, और ऑयल को हम फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। द प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये डिटेल से आपको बता रखा है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको रेगुलर लेक्चर में जाके दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, डिस्कस द टर्म रेंसिडिटी। स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने ऑयल फैट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है तो उसमें मैंने इन तमाम टर्म्स को डिटेल से बताया है। सो बेटर ये है कि आप इनको रेलिवेंट लेक्चर में जाके दोबारा देख लें, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया है वो क्वेश्चन नंबर 11 ही था। अब हम दोबारा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन 12 एंड 13 को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो प्रोटीन एक्टिवली काम करेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय इजीली हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, चेंज इन pH under strong oxidizing and reducing condition. Such condition the protein undergo denaturation. For example, the denaturation of albumin, जैसे कि सफ़ेदी, अंडे की जो सफ़ेदी होती है, the principal component of egg white, taken place when it is cooked. The helical structure of albumin disrupted. So denaturation can be reversible or irreversible. The denaturation of albumin is irreversible. वो कह रहे हैं कि denaturation, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, denaturation कुछ केसेस में रिवर्सिबल भी होती है, लेकिन एल्बुमिन के केस में वो इरिवर्सिबल है ना। ज़्यादातर केसेस में ना प्रोटीन इरिवर्सिबल रहती है जब वो एक दफ़ा डीनेचर हो जाए। सो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसके लिए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं दोबारा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी अब कन्फ्यूजन है। कुछ बुक्स में जो क्वेश्चन 12 एंड 13 है वो प्रोटीन के बारे में पूछा गया है, और कुछ में एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा गया है। सो क्वेश्चन दोनों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अगर प्रोटीन के बारे में तो उसका आंसर भी बता दिया ऑलरेडी, आप लोगों को रेगुलर लेक्चर में उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा रखा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो नई बुक्स के मुताबिक है। व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, ये डिटेल से आपको रेगुलर लेक्चर में एंजाइम्स की जो केमिकल नेचर थी वो बताई थी, किस तरह से कौन एंजाइम काम करता है, प्रोटीनिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एपो एंजाइम नॉन प्रोटीनिक पार्ट इसमें क्या काम करता है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन में, आपको इसकी क्लासिफिकेशन में मैंने ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स, आइसोमरेज एंजाइम्स, लाइगेसेस, ये सारे हमने इसमें इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रखी हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका रीसेंट लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं और आपको ये सारा समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। अगेन न्यूक्लिक एसिड क्या है, राइट डाउन द रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल था जिसमें डीएनए और आरएनए को हमने डिटेल से पढ़ा था, डिफरेंशिएट किया था, और न्यूक्लिक एसिड क्या है वो भी मैंने आपको इसके साथ ही एक्सप्लेन किया था। सो आई रियली होप स्टूडेंट्स कि चैप्टर 14 की एक्सरसाइज का जो रिव्यू रहा वो हमारा बड़ा ही एक ईजी सा रिव्यू था, कोई मुश्किल नहीं थी। मैक्सिमम पोर्शन हमने ऑलरेडी चैप्टर के साथ सिंक किया होता है। कुछ बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ रह जाती हैं चैप्टर में, तो वो यहाँ सामने आ जाती हैं, और बाकी कुछ बातों को जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है रिपीट हो जाती हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।